Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. This is Sarika. So guys, in this video we will start our first topic of chapter, that is what is force, and our chapter name is that force and laws of motion. This is the chapter of class 9th physics, force and laws of motion. And guys, in previous video we see that what we are going to study in this chapter, that means that is the introductory video of force and laws of motion chapter. So guys, first of all, if you haven't subscribed to our channel yet, so please subscribe it and press the bell icon to get all the notification of our new videos. और दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है. लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वो भी फोर्स के ऊपर. सो विदाउट द डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर चैप्टर. एंड फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज फोर्स. फोर्स क्या होता है? ऑब्वियसली दैट फोर्स इज पुश और पुल. पुश और पुल मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस साइड से मैं पुश कर रही हूँ और आप पुल कर रहे हो, मतलब मैं धक्का मार रही हूँ और आप उस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो. तो ये क्या है? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम दोनों. मैं पुश कर रही हूँ, आप पुल कर रहे हो, फोर्स इज अप्लाइड. इस बॉडी, ये बॉडी अब क्या है? मोशन के अंदर है. अ फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकते हैं या फिर रेस्ट में भी रख सकते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसको मोशन में भी रख सकते हैं और रेस्ट में भी ला सकते हैं बाय अप्लाइंग force on that object. Is that clear? See one more example of that force can change the motion of an object. For example, this is an object. इस साइड से मैं भी पुश कर रही हूँ और आप भी पुश कर रहे हो. आप पुल नहीं कर रहे, अभी पुश कर रहे हो. हम दोनों अभी पुश कर रहे हैं. और भाई आपने लगाया 20 न्यूटन फोर्स और मैंने लगाया 10 न्यूटन फोर्स. तो इसका जो रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स होगा, इसका जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स होगा, इसका जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो नहीं होगा. सो दैट मीन्स दिस इज़ द अनबैलेंस्ड फोर्स. और ये ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा और किस साइड मूव करेगी? जिस साइड ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया है. ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करे क्योंकि आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया और मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है. आपने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया इसलिए, और इसका नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है और ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है. और एक और एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस साइड से आप भी पुश कर रहे हो, मैं भी पुश कर रही हूँ. आपने लगाया 10 न्यूटन फोर्स और मैंने भी लगाया 10 न्यूटन फोर्स. हम दोनों ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया. आपने भी 10 न्यूटन, मैंने भी 10 न्यूटन. तो ये ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्स में, अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स है वो ज़ीरो है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा. अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रहेगा क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया गया है. अगर ये ऑब्जेक्ट पहले मोशन में था और हमने बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दिया, दोनों साइड से 10 न्यूटन फोर्स लगा या 20 न्यूटन, जितना भी फोर्स अप्लाई किया है दोनों साइड सेम होना चाहिए, तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा. सो I will make the separate video of the topic balance and unbalanced force. Okay guys, I hope you clear. और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो की लास्ट में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, तो बिना देरी के अपनी फैक्ट्स की शुरुआत करते हैं. सो गाइस, आवर फैक्ट नंबर 1. Fact number 1 is that we cannot see or taste the force, but we feel the effects of force. मतलब हम फोर्स को देख भी नहीं सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके इफ़ेक्ट्स को फील कर सकते हैं. जी हाँ, हम फोर्स को देख भी नहीं सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि हम उसके इफ़ेक्ट्स को फील ज़रूर कर सकते हैं.
हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि हम दोनों ने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था दोनों साइड, तो वो बैलेंस फोर्स है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं? क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं, हम उसको फील कर सकते हैं, उस इफेक्ट को फील कर सकते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल। फैक्ट नंबर 2, Albert Einstein say that gravity is not a force. Gravity is not a force. मतलब, do you know that why did Einstein say that gravity is not a force? Gravity is not a force. जी हाँ, according to Newton that gravity is a force of attraction. Gravity is the force of attraction between two masses. न्यूटन का आइडिया ऑफ ग्रेविटी था ना, वो अधूरा था। क्या अधूरा था? जी हाँ, न्यूटन का आइडिया ऑफ ग्रेविटी अधूरा था। उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं और उन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया था उसे कैलकुलेट करने के लिए। वो फॉर्मूला क्या था? दैट इज F is equal to G m1 m2 by r2। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था। पर जब उनसे ये पूछा गया कि इस ग्रेविटेशनल पुल के पीछे कारण क्या है और एग्जैक्टली ग्रेविटी काम कैसे करता है, उनके पास इनका कोई जवाब नहीं था। तब उनसे ये पूछा गया ना कि ग्रेविटेशनल पुल के पीछे कारण क्या है और एग्जैक्टली ग्रेविटी काम तो करता कैसे है, करता है तो काम कैसे करता है ग्रेविटी। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर 250 साल बाद आइंस्टाइन ने आइडिया ऑफ ग्रेविटी पूरा बदल कर रख दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आइडिया ऑफ ग्रेविटी पूरा बदल कर रख दिया। किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन लाइट के नीचे बैठकर कुछ पढ़ रहे थे और ऐसा करते हुए वो न्यूटन की मिस्ट्री की ग्रेविटी क्या है उसको सोल्व कर देंगे। ऐसा तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो उस मिस्ट्री को सोल्व कर देंगे। तब आइंस्टाइन 26 साल के थे तो उन्होंने एक चौंकाने वाली डिस्कवरी की और कहा कि लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल स्पीड यूनिट है, यानी कि पूरी यूनिवर्स में लाइट से तेज कुछ भी नहीं है। तब आइंस्टाइन 26 साल के थे तब उन्होंने एक चौंकाने वाली डिस्कवरी की और कहा कि लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं है। मतलब लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल स्पीड यूनिट है। लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल स्पीड यूनिट है, यानी कि पूरी यूनिवर्स में लाइट से तेज कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्तों, ग्रेविटी भी नहीं है लाइट से तेज। इमेजिन करिए अचानक से हमारा सन गायब हो जाए। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से बाहर चले जाएंगे। न्यूटन का ये मानना था कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो इंस्टेंटली एक्ट करता है। जो क्या करता है? इंस्टेंटली एक्ट करता है। चाहे प्लैनेट्स और सन के बीच कितनी भी दूरी हो। पर आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी। वे जानते थे कि लाइट इंस्टेंटली ट्रेवल नहीं करती, बल्कि लाइट को अर्थ पर आने के लिए मतलब लगभग 8 मिनट लग जाती हैं। आइंस्टाइन जानते थे कि यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं है। लाइट से तेज कुछ भी नहीं है, तो सन के गायब होने से जो डार्कनेस होगी, जो अंधेरा होगा, उसको भी अर्थ पर आने के लिए 8 मिनट लग जाने चाहिए। क्योंकि लाइट को अर्थ पर आने के लिए 8 मिनट लग जाती है और लाइट से तेज तो कुछ है ही नहीं, तो अर्थ पर अंधेरा होने के लिए भी लगभग 8 मिनट तो लग जाने चाहिए। और उसके बाद अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ देगी। पर अगर न्यूटन का आइडिया ऑफ ग्रेविटी इतना ही गलत था तो फिर प्लैनेट सन को क्यों ऑर्बिट कर, प्लैनेट जो है वो सन का
सन के मतलब सन का चक्कर क्यों लगाते हैं? और जो न्यूटन की इक्वेशन थी, मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास चक्कर क्यों लगाते हैं? सन के मतलब वो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सन, ये सन का चक्कर क्यों लगाते हैं? और तब सन गायब हो गया तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आने लग गए थे। लेकिन दोस्तों आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो 3 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशनल टाइम, एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम एक साथ बॉन्ड होते हैं कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स या प्लैनेट्स के कारण वार्प और स्ट्रेच होता है और इस वार्प का कर्व ग्रेविटी की तरह एक्ट करता है। प्लैनेट्स जैसे कि हमारी अर्थ सन का चक्कर इसलिए नहीं लगाती कि सन उसको अपनी तरफ होल्ड करे, बल्कि अर्थ सन के कारण बनी स्पेस टाइम में कर्व को फॉलो करती है। अब इस नए आइडिया के साथ हम अपने पुराने वाले आइडिया को फिर से देखते हैं। अब अगर सन अचानक से गायब होता है तो उससे बना ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंस स्पेस टाइम में वेव क्रिएट करेगा, ग्रेविटेशनल वेव, और जब वेव अर्थ को हिट करेगी तब अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा। तो इतना मतलब उन्होंने एक नए आइडिया के साथ आइंस्टाइन ने अपने नए आइडिया के साथ बताया कि ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है। और हाँ दोस्तों, यही है general theory of relativity. Thanks for watching and don't forget to subscribe for more and like and comment below. Bye bye.